हेलो, गुड मॉर्निंग। सर। आवाज आ रही है? यस सर। ओके। So last week we had picked up the subject called three-dimensional geometry. So today we'll be picking vectors. So vectors and three-dimensional geometry are interconnected. So both we need to study it parallelly because application of vectors is there in your analytical geometry. तो वेक्टर्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जोएल 5 मीटर आटा लेकर के आओ, तो उससे आप क्या समझ रहे हैं? 5 मीटर। 5 मीटर आटा, आटा समझते हैं? और ला, जो। जिसका रोटी खाते हो आप। हाँ। हाँ, तो 5 मीटर आटा ला सकते हो? नहीं। अच्छा, पानी पीते हो? पानी हम्म। आज कितना पानी पिए? सुबह। सुबह पानी पिए? नहीं। नहीं, पानी नहीं पिए? सुबह उठ के पानी नहीं। पीना चाहिए ना। तो ये सर। वाटर। सो क्लास के बाद आप हम्म। 10 फीट पानी पी लेना। 10 दस प्लेट। फीट 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 10 फीट पीना है, ठीक है, वरना एक 1 किलोमीटर पानी पी लोगे? 1 किलोमीटर किसी। 1 किलोमीटर पानी। पानी। पानी को तो किलोमीटर में हाँ नहीं मापते ना। हाँ। अच्छा, क्यों नहीं नापते हैं? कि वो किलोमीटर में लिक्विड क्यों है। नहीं नापेंगे? लिक्विड है, ओके। अच्छा। आप साइकिलिंग करते हो? हम्म। ठीक है, डेली करते हो या कभी कभी? कभी कभी। कभी कभी। 5 केजी साइकिलिंग करके आना कल। नहीं। हाँ। 5 किलो साइकिलिंग करना होगा। 5 किलोमीटर होगा से। नहीं, 5 किलोग्राम होगा। 5 किलोग्राम साइकिल करना, ठीक है, 5 किलोग्राम रोड पे साइकिल कर लेना। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने 3 पॉइंट्स रखे हैं। तुमको सुन करके अटपटा लगा, अजीब लगा, या फिर तुमको लगा कि नहीं ऐसा ही होता है? नहीं, अजीब लगा। अजीब लगा ना? अजीब इसलिए लगा हाँ। क्योंकि तुमने कॉमन भाषा में, बोलचाल में बचपन से और फिर अपने लाइफ में यूज किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। 5 मीटर आटा, 10 फीट पानी, 5 किलो साइकिल करना होगा, है ना? हम्म। तो उसके पीछे क्या है लॉजिक? लॉजिक ये है कि दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज है ना, हम्म। क्वांटिटीज क्वांटिटीज बोले तो स्पेसिफिकली अगर बोले, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज बोले जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। जो आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना? जो फिजिकली है, हम्म। जिसका फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है। भूत, ये सर। घोस्ट। घोस्ट क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या? अगर कहीं पे एग्जिस्ट करता होगा, पता नहीं, देखा तो नहीं नहीं, लेकिन घूस। घूस घोस्ट, मतलब। घोस्ट मतलब भूत, भूत, चुड़ैल। नहीं। हम्म। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या है कि जब तक तुम फिजिकल उसका प्रेजेंस नहीं देखोगे कि हाँ भूत ऐसा होता है, उसका ये हाइट है, उसका ये वेट है ना, तो हम उसको हम्म। फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बोल सकते हैं। करेक्ट? ये सर। जैसे मैं आपको बोलूं, आपका इंटेलिजेंस, आपके अंदर कितना इंटेलिजेंस है? 10 किलो 10 किलो। या 10 फीट? इसे। 10 किलो या 10 फीट, पता नहीं, क्योंकि नहीं। इंटेलिजेंस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है ना उसका। हम्म।
फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस को मैं बोलूँ कि आप उसको कपड़ा पहना दो, जाओ अपने इंटेलिजेंस को कपड़ा पहना दो, पहना पाओगे? नहीं। नहीं, क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट, मतलब फिजिकल प्रेजेंस नहीं एग्जिस्ट करता है, हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे ब्रेन में है। ठीक है। तो इंटेलिजेंस को यस सर। मेजर करने के लिए एक अलग फीचर होती है जिसको हम लोग इंटेलिजेंट कोशेंट बोलते हैं, आईक्यू बोलते हैं, है ना? हम्म। अब जैसे कुछ है आपके पास इमोशंस हैं, आप रोते हैं? हाँ, कोई कभी। कभी कभी रोते हैं, अच्छा गुस्सा आता है? हाँ। ओके। गुस्सा भी आता है, रोते भी हैं, कभी खुश होते हैं, हंसते हैं? यस सर। यस। मतलब आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, रोबोट नहीं है। ठीक। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है जोएल, अभी 6 किलो हंस के दिखाओ, इससे तो कितना हंसोगे 6 किलो में? बोलेगा अच्छा ठीक है छोड़। तो ये सब क्या मैं। एब्सर्ड लग रहा है ना सुनने में, है हम्म। ना? यस कि सर। इमोशंस है, इंटेलिजेंस है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे। मतलब इमोशंस को आप नाप सकते हो मीटर से, नहीं। नहीं। इंची टेप से नापो। ठीक है, उसका जाके वो स्प्रिंग बैलेंस और जो वजन करने वाला है ना, जिसपे हम लोग आप खड़ा हो गए थे और आपका वजन नापा था, कितना किलो के थे आप, है ना? तो उसी यस। तरह से आप अपना जो आपके भेजा में जो ब्रेन है उसको निकाल करके आप उस पर रख सकते हो, नाप सकते हो? नहीं। नहीं ना। तो इंटेलिजेंस नहीं। को नहीं नापा जा सकता है नॉर्मल इस फिजिकल यूनिट्स में। साथ ही साथ इमोशंस को भी मेजर करने के लिए ये सब यूनिट्स यूज नहीं होते हैं। ये सब यूनिट्स जो हम लोग आम भाषा में यूज करते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मीट, फिर डिस्टेंस, लेंथ हो गया, फिर मास हो गया, फिर टाइम हो गया, तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। समझ रहे हो? यस सर। और इमोशंस है, इंटेलिजेंस है, क्या वो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे? नहीं सर। नहीं आएंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज जिसका फिजिकल प्रेजेंस है, जिसके पास फिजिकल प्रेजेंस है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक जिसको बोला जाता है स्केलर्स, दूसरा बोला जाता है वेक्टर्स। और अगर हम थोड़ा और क्लासिफाई करना चाहें तो एक और होता है आपका टेंसर, बट वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो सब बाद में देखें जब आप ऊपर वाले क्लास में पहुंचोगे, 12th पास करके तब। तो स्केलर्स और वेक्टर्स समझते हो? यस सर। हेलो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब एक वेक्टर का मॉड होता है। नहीं नहीं, अभी वेक्टर बात ही नहीं हो रहा है। तो मतलब स्केलर जो है उसका मॉड हम्म। नहीं निकलेगा? निकलेगा। निकलेगा। हाँ। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका क्या वैल्यू है। ठीक है। व्हाट हम्म। इज द वैल्यू ऑफ दैट। और वेक्टर्स का मतलब होता है कि वैसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जिसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, द थर्ड कंडीशन, इट शुड फॉलो वेक्टर लॉज। वेक्टर के, तो ये क्लैरिटी रख लीजिए कि यस सर। स्केलर किसको बोलेंगे, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। हम्म। वेक्टर्स किसको बोलेंगे, वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और वेक्टर लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक्स में थर्ड वाली पॉइंट जनरली नहीं दी रहती है, आपको सिर्फ बोलेगा कि एनी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसको वेक्टर बोलते हैं। ऐसा ही दिया हम्म। रहता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। कैसे? जैसे एग्जांपल है प्रेशर। अच्छा। मुझे ये बताइए, आप खड़े हैं या बैठे हैं? बैठे हूँ। इसके ऊपर? चेयर के ऊपर। चेयर के ऊपर, ओके। सपोज मान लीजिए आपका चेयर है।
आप ऐसे बैठे हैं या उल्टा होकर के, टांग ऊपर है या मुंडी नीचे? नहीं। मतलब आपका जो तशरीफ है वो चेयर के ऊपर है और मुंडी ऊपर है, ऐसे नहीं बैठे हैं सर। ना? ठीक। हाँ। तो यदि अगर आप ऐसे बैठे हैं तो इसका मतलब है आपकी जो तशरीफ है उस चेयर पे प्रेशर लगा रही है, दाब रही है चेयर को। ये सर। तो चेयर किधर दब रहा है, ऊपर की तरफ दब रहा है या नीचे की तरफ दब रहा है? नीचे की तरफ। मतलब आप चेयर पे नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? ये सर। वेरी गुड। ठीक है। तो प्रेशर जो होता है ना, ये इसका मतलब प्रेशर के पास डायरेक्शन हुआ ना, कि हाँ वो किधर जा रहा है, लग रहा है। हम्म। ठीक। आपके पास बॉटल है, बॉटल? बोतल। ये सर। तो उसमें पानी होता है? हाँ। ओके। तो सपोज चारों तरफ ऐसे प्रेशर ये लगा रहा सर। होगा, हम्म। दाब रहा होगा ना? ठीक। साथ ही साथ नीचे भी प्रेशर लगा रहा होगा कुछ ये इस सर। तरह से। ठीक। तो इसका मतलब प्रेशर के पास तो डायरेक्शन है, इतना तो समझ में आ रहा है? ये सर। सो प्रेशर हैज डायरेक्शन। प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम हम्म। प्रेशर बोलते हैं। ये ठीक सर। है। तो मान लो कि प्रेशर का सब स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। पास्कल साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट का नाम है, उसके नाम पे ऑनर में ये रखा गया है कि मतलब 1 पास्कल न्यूटन किसको पर। बोलेंगे? कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन। और ये एरिया सपोज मान लो मीटर स्क्वायर। एरिया ये सर। समझ में आ रहा है? हम्म। जो मैंने शेड किया है। तो उस यूनिट एरिया में फोर्स कितना लगा रहे हैं हम? 1 न्यूटन। अच्छा। ठीक। ये सर। तो इसी यूनिट एरिया में फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है, तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? पास्कल बोलेंगे। कि अगर 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर में अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? कि दैट इज 1 पास्कल। ठीक है। तो देखो, सर। सपोज हमारे पास में 20 पास्कल है। आप 20 पास्कल प्रेशर लगा रहे हो चेयर पे। ठीक है। हम्म। वैसे इतना प्रेशर होता नहीं है, लेकिन मान के चलो आप बहुत बड़ा हिम मानव हो, बहुत बड़ा प्राणी हो, और आप 20 पास्कल लगा रहे हो चेयर के ऊपर। तो 20 पास्कल लगा रहे हो, इसका मतलब चेयर के यूनिट मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगा रहे हो आप? 20 न्यूटन पर मीटर 20 न्यूटन। स्क्वायर। मतलब यूनिट चेयर के यूनिट मतलब 1 20 पास्कल बोल रहे हैं। क्लियर है? ये सर। अच्छा। तो प्रेशर के बारे में हम तो दो एक चीज जान गए कि प्रेशर के पास तो डायरेक्शन है, हमें दिख रहा है। ऐसा ये तो सर। नहीं है कि प्रेशर के पास डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी पता ही नहीं है कि डायरेक्शन क्या है। हमें पता है कि डायरेक्शन है। ठीक। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। हम्म। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। ठीक है। ये सर। तो मैग्नीट्यूड भी है, इट हैज मैग्नीट्यूड ऑल्सो। तो इसका मतलब इसको तो वेक्टर होना चाहिए था, हम्म। बट नॉट अ वेक्टर। क्यों नहीं है वेक्टर? बोलो। वेक्टर होने के 3 कंडीशंस थे, 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, फिर भी सो प्रेशर वेक्टर क्यों नहीं? वेक्टर का लॉ फॉलो नहीं कर रहे। वेरी गुड। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। क्लियर हो गया? ये सर। तो वेक्टर हम किसको बोलेंगे? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और वो वेक्टर लॉज को फॉलो करेगा। करेक्ट। ये सर। ठीक। अब ये जो मैंने चीज लिखा है, 5 मीटर आटा, 10 फीट पानी, और ये साइकिलिंग आप 5 किलो करोगे, तो ये गलत है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये सर। तो उसका एक स्टैंडर्ड जो है,
यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास टोटल चार हैं। देर आर ओनली फोर फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन से? देखो, अच्छा यूनिट के, रुको, लेट मी। फंडामेंटल यूनिट वैसे यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को नापने का जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड क्वांटिटीज नापने का जो चीज होता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है इतना? यस से सर। क्लास, द बेसिक एक तो है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे हम एक वन टाइप ऑफ अ क्लासिफिकेशन है कि जिसको हम स्केलर्स और वेक्टर्स में बोल रहे हैं। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम अलग तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, वो पहला क्लासिफिकेशन था। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल हमारे पास चार है। एक होता है लेंथ, दूसरा होता है मास, ठीक है। यस सर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। स्टैंडर्ड नोटेशन में लेंथ के लिए हम लोग कैपिटल एल यूज करेंगे, मास के लिए क्या यूज करेंगे? एम, स्मॉल एम। एम, कैपिटल एम। फिर टाइम के लिए हम लोग टी यूज किया जाएगा, और टेम्परेचर के लिए हम लोग थीटा यूज करेंगे। थीटा वैसे एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए भी होता है, बट हम लोग थीटा टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि टी के लिए हम टाइम हमने यूज कर लिया। समझ में आया इतना? टेम्परेचर टेम्परेचर में कुछ भी यूज कर सकते हैं कि थीटा ही? कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप इसको टी के यूज कर सकते हो, कुछ और यूज कर लो। टी, टी अगर टाइम होगा ना, हाँ। दोनों, इसको भी टी इसको भी टी, तो कंफ्यूजन होगा ना। यस सर। तो इसीलिए हम लोग थीटा टेम्परेचर किस में करते हैं? थीटा में कर लेते हैं, ठीक है। और यस सर। एंगल अगर मेजर करना होगा तो उसके लिए बहुत सारा चीज़ है, उसके लिए आप फाई यूज कर सकते हो, है कि नहीं? अल्फा यूज कर सकते हो, तो बहुत सारा अलग चीज़ है, तो उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक। तो एक तो ये चीज़ हो गया जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये चीज़ हो गया एक अलग सा सेक्शन में। और इसी में फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही जब एंगल वाला पार्ट आता है, तो नंबर फाइव, तो इतना ये तो सेक्शन हो गया। फिर इसी में नंबर फाइव आप लिख सकते हो, सपोज एंगल हमको मेजर करना है। दो दो तरह के एक एंगल होते हैं। एक होता है, दो तरह के एंगल होते हैं। दूसरा होता है सॉफ्ट प्लेन एंगल, यस सर। इसको हम मेजर करते हैं रेडियंस में। और सॉलिड एंगल मेजर करते हैं हम लोग स्टी रेडियंस में। हालांकि ये सब चीज़ बाद का बात है, अभी बस नाम सुन लीजिए और थोड़ा जान लीजिए कि एक्चुअली होता कैसे है। जैसे किसी प्लेन पे आपने एंगल बनाया, मान लीजिए अल्फा, तो ये जो एंगल है, ठीक है, इसको आप या तो आप रेडियन में मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, या चीज़ यस सर। आप उसी चीज़ को डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और हमें रिलेशन होता है कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। जानते हो? पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। हाँ। मतलब कहीं पाई अगर लिखा रहेगा एंगल के टर्म्स में, तो हाँ। उसका मतलब कितना डिग्री? वन 180 डिग्री। कहीं पे अगर देखो पाई/2 अगर लिखा रहेगा रेडियन, तो इसका मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। डिग्री। समझ रहे हो यस ये? सर। सेम बात हो रही है। तो प्लेन एंगल समझ गए क्या है? यस सर। कभी खाए हो इस तरह का आइसक्रीम? आइसक्रीम। हाँ हाँ सर। आइसक्रीम ऐसे यस वाला। सर। कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? चॉकलेट। चॉकलेट फ्लेवर, ओके। तो सपोज ये रहा आपका आइसक्रीम, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में जो बना हुआ है वो क्या बना है? कोन बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड कोन। यस सर। तो आइसक्रीम का ये सपोज आपने खा लिया, ठीक है, क्रीम जो है ये आपका, आइस और क्रीम ये खा लिया आपने ऊपर वाला, और अंदर में भी जो था ना उसको भी चाट पोच कर खा लिया आपने, सिर्फ कोन छोड़ दिया। तो कोन जब, खाली कोन को देखियो आप, अंदर में कैसा स्पेस होता है, गोल जैसा, कोना जैसा। गोल जैसा है लेकिन हाँ क्या? मतलब ऐसे देखियो कि यहाँ पे ऐसे थोड़ा ऐसा होता है ना। ऐसे तो, ऐसे नहीं। तो कैसा होता है?
कौन? सपोज ये रहा। पूरा हॉल होता है भाई। हाँ होल होता है, लेकिन यहाँ पे तो बंद हो जाता है ना। ऐसा तो होता है ना, ऐसा। हम्म। तो इस तरह का चारों तरफ से बनता है ना, वो पीछे भी आगे भी, इस यस तरह सर। से। तो ये जो एंगल बना है ना 3D हम्म। में, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अच्छा। और सपोज इस तरह का ही कोई प्लेन है, और ये जो एंगल बना है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। समझ में आया? यस सर। तरह का घुसा सकते हो। प्लेन एंगल में हम हाथ को पूरी तरह से घुसा नहीं सकते, ये सिर्फ प्लेन है, प्लेन पे है। फील कर रहे हो दोनों चीज हम्म। को? सॉलिड एंगल yes, प्लेन एंगल क्या है? हाँ। तो ये जो सॉलिड एंगल है इसको मेजर करते हैं किसमें? स्टीरेडियन में, स्टैंडर्ड यूनिट है। और प्लेन एंगल जो है इसको मेजर करते हैं किसमें? रेडियंस। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और बाकी सारी जो क्वांटिटीज दुनिया में है ना, वो सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे ही आई है। कैसे? देखो, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग यूनिट का। आप बताना कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है या डेराइव्ड क्वांटिटी है। सपोज हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस कौन सा होगा? लेंथ होगा, मास होगा, टाइम होगा, टेम्परेचर होगा, या एंगल होगा? बताइए। लेंथ। पक्का? यस सर। ठीक है। तो अगर ये लेंथ का सेंस हमको दी है या डिराइव्ड क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। सो दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। सपोज नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ वेट। ये बताइए, ये लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, क्या है? मास। तो ये क्या हो गया? फंडामेंटल फंडामेंटल। क्वांटिटी। ठीक। डेंसिटी। डेंसिटी मतलब समझते हो? डेंसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी। मतलब कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज डेंसिटी, क्या होता है? फिजिक्स में पढ़े हो ना? हाँ। हाँ बताओ। मास पर यूनिट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, या भूल गए, या रिवाइज नहीं करते हो? रिवाइज याद आ नहीं रहा है कुछ? करता। तो रिवाइज करिए, पास कैसे करेंगे? सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये ना। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मास के लिए मेरे को एल लिखना चाहिए, एम लिखना चाहिए, टी लिखना चाहिए, थीटा लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? या सपोज इसके लिए अल्फा। डेंसिटी के लिए हाँ। नहीं नहीं, मास के लिए, बी। सिर्फ मास के लिए। मास के लिए एम। मतलब इसके लिए एम लिखना चाहिए। हम्म। पक्का? यस सर। ठीक है। वॉल्यूम के लिए क्या लिखना चाहिए? वी। यहाँ पे तो वी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एल है, एम है, टी है, थीटा है, अल्फा है। इसी में से लिखना होगा। अच्छा। हम्म। वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है, पहले ये बताएंगे? व्हाट इज वॉल्यूम? लेंथ में लिखेंगे। हाँ। तो इसमें सपोज आपके पास एक बॉक्स है, तो कितना इसमें लेंथ होगा? एक या दो या तीन? छः। इस बॉक्स में छः? अरे ये इसको लेंथ बोलते हैं ना, इसको हाइट बोलते हैं। ये करते हैं ना बचपन, विड्थ हाइट। लेंथ चार। हाँ। चारों लेंथ है। चारों नहीं, तीनों। चार कहाँ से आया? चार कहाँ दिख रहा है? और ऊपर ये, दो। हाँ तो ये वाला, पीछे वाला, हाँ। ये वाला, और ये वाला, सब तो एल ही है ना? एल है कि नहीं है? हाँ।
है ना? प्रवेश भाई। यस सर। प्रवेश भाई। प्रवेश भैया। हेलो। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। हेलो। हाँ प्रवेश जी, इसका कैलकुलेटर आ गया है, ठीक है। ओके ओके ठीक। सो टेल मी, दिस इज एल एल एल, सब यस सर। एल ही है ना? आप क्या, जोएल योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर। जोएल, एम आई यस सर। ऑडिबल? में दो जो लाइन दिख रहे हैं, या पूरा ये हम्म, सब कुछ एक ही है ना, एल? हाँ फिर विड्थ बोले तो, सर। विड्थ में तो ये भी विड्थ होगा, ये भी विड्थ होगा, और जितना भी लाइंस है इस क्लियर, हम्म, लाइक दिस, लाइक दिस, ये सब हाइट होगा। तो हम्म, कितना चीज दिख रहा है आपको, कितनी चीज दिख रही है, कितनी क्वांटिटीज दिख रही है? 3। तीन। तो ये भी लेंथ है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये होता है ना? हम्म, तो अगर हमको डायमेंशन के टर्म्स में लिखना पड़े, तो लेंथ भी के लिए भी तो एल लिख सकते हैं हम। मतलब यस सर। देखो, एल जो है, उसी सब कुछ इसी के टर्म्स में लिखना है हमको, एल एम टी थीटा और अल्फा, इसी के टर्म्स में लिखना है, ठीक है? तो आप मुझे यस सर। बताओ, एल के बदले क्या लिखेंगे? एल। बी के बदले क्या लिखना चाहिए? बी भी एल। क्या है, एक तरह का लेंथ ही है। हाँ। और एच के बदले क्या लिखना चाहिए? एच। एच के बदले क्या लिखना चाहिए? अरे, जो कुछ भी लिखना है इसी के टर्म्स में लिखना है, एल एम टी थीटा अल्फा। तो एल हाइट, एम। हाइट के लिए क्या आएगा? मास आएगा, एच। या हाँ टाइम आएगा, मास। या मास टेम्परेचर आएगा। आएगा? मास आएगा। ये हाइट हम्म, मास है, ये हाइट मास है, ये किलो में है। मास तो नहीं। तो क्या, अरे मेजर करोगे तो वो मीटर सेंटीमीटर ऐसा ही ना होगा कुछ हाइट? आपका हाइट कितना है, 10 किलो? नहीं। हाँ, तो अभी तो बोले मास है लेंथ आपका। में। हाँ, हाँ तो लेंथ में, तो लेंथ में ये कर दिया, विड्थ में ही विड्थ कर दिया, और आपका हाइट में भी मास बोल रहे हो? मास होगा या लेंथ होगा? लेंथ होगा। लेंथ होगा। तो इसका मतलब एल मतलब क्या हो गया, एल क्यूब हो गया। हाँ। तो वॉल्यूम के बदले में हम लिख क्या सकते हैं यहाँ पे? एल क्यू। एल क्यूब, है ना? तो यस ये सर। एम हो जाएगा, और एल को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? एल पावर -3 हम्म। लिख सकते हैं इसे। अब आपके पास एक डायमेंशन आ गया है कि एम है, एल है और -3 है, और ये क्या चीज के लिए, कौन से क्वांटिटी के लिए है ये? डेंसिटी के लिए, डेंसिटी के लिए, ठीक है? मैंने अभी आपको क्या सिखाया? आपको सिखाया फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के पास में क्या होना चाहिए? फंडामेंटल यूनिट्स होना चाहिए। इसके जो यूनिट्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंगल को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, हम लोग रहते हैं लेंथ पे, जिसका डायमेंशन एल होता है, मास पे, जिसका डायमेंशन कैपिटल एम होता है, टाइम पे, जिसका डायमेंशन टी होता है, और टेम्परेचर, जिसका डायमेंशन लेट्स से सपोज थीटा होता है, ठीक है? यस सर। फंडामेंटल यूनिट्स में अलग अलग सिस्टम के यूनिट्स होते हैं, अभी फिलहाल हम लोग एसआई यूनिट्स पे फोकस करेंगे। लेंथ के लिए जो सिंपल एसआई यूनिट होता है, स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनिट होता है केजी। सॉरी, लेंथ के लिए क्या होता है? मीटर। एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। किलोग्राम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। सेकेंड। उसको शो करते हैं एस, स्मॉल एस। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। ये सब पढ़े हो फिजिक्स यस। में या नहीं? हाँ पढ़ गया। हाँ। अब यहाँ पे अगर डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी में आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बैठा सकते हो, एम के बदले क्या लोगे? सपोज एसआई में केजी ले लोगे, ले लोगे ना? और फिर यहाँ पे ये बताइए, एम में। एल, एल के बदले क्या लिखेंगे? एम ले लेते हैं, और हाँ। पावर में -3 लगा देते हैं। तो ये एसआई सिस्टम में डेंसिटी बन जाएगा। यस सर।
सपोज सीजीएस सिस्टम में लिखना है हमको, तो सीजीएस सिस्टम में मास क्या होता है? मास केजी। सीजीएस सिस्टम सेंटीग्राम सेकेंड। मिलीग्राम। सीजीएस सिस्टम में ग्राम होता है ये। अच्छा, हाँ। फिजिक्स नहीं पढ़ते हो आप। हाँ। और फिर एल के बदले क्या लिखोगे आप? एल का यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या होगा सीजीएस सिस्टम में सेंटीग्राम सेकेंड में? एम- यहाँ मीटर है तो यहाँ पे सेंटी है तो सेंटीमीटर आएगा ना। हाँ, सो दिस विल बी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये क्या बन गया? केजी पर मीटर क्यूब। समझ रहे हो? यस सर। तो डेंसिटी एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है या डेराइव्ड क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी क्या सीखा अभी कहानी? डेंसिटी जो है ये तो हम फंडामेंटल से बना रहे हैं ना, फंडामेंटल तो मास है, लेंथ है, इस दोनों से मिल करके ना बन रहा है ये। हाँ। अकेला इंडिपेंडेंट तो नहीं है। नहीं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज चार ही होते हैं, मतलब ये एंगल को जोड़ लोगे तो पांच। एंगल का फिलहाल छोड़ दो, अभी एंगल का कोई लेना देना नहीं है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज चार ही है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, और दुनिया में कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं। दुनिया में बाकी सारे जो क्वांटिटीज हैं, प्रेशर, फोर्स, डेंसिटी, ये सारी जितनी क्वांटिटीज हैं, ये सब क्या है, फंडामेंटल या डिराइव्ड? फंडामेंटल। फंडामेंटल्स चार ही होते हैं, अभी तो बोल रहा हूं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इसको छोड़ करके दुनिया में सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा, हाँ। तो डेंसिटी फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? डेराइव्ड क्वांटिटी। प्रेशर फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? डेराइव्ड। लेंथ फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? फंडामेंटल। विस्कोसिटी फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? विस्कोसिटी मतलब? फिजिक्स नहीं पढ़ते हो जी? नहीं है तुम्हारे फिजिक्स में? विस्कोसिटी नहीं। टर्म सुना ही नहीं कभी फ्लूइड में? नहीं। नहीं। अरे वो ठीक है, तुम्हारा फिजिक्स बुक मैं खोल करके दिखाऊंगा। फ्रिक्शन फंडामेंटल क्वांटिटी है डायरेक्ट क्वांटिटी? डेराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, फिजिक्स में क्या क्या टर्म्स है बताओ तो, क्या क्या पढ़ते हो फिजिक्स में, क्या क्या पढ़ते हो? चैप्टर का नाम बताओ। चैप्टर का नाम? हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा। और करंट पढ़ते हो, करंट? हाँ। ओके। और और ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, गुड। तो अच्छा, फोकल लेंथ। हम्म। हाँ, फोकल लेंथ जानते हो ना? यस सर। ठीक है। तो मतलब देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनको छोड़ करके बाकी सारी क्वांटिटीज डेराइव्ड क्वांटिटीज में आती। ठीक है। यस। ओके सर। ये सब बताना क्यों था, क्योंकि अभी हम लोग स्केलर्स और वेक्टर्स में। स्केलर्स वैसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हम्म। वेक्टर्स वैसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वेक्टर लॉज को फॉलो करने फॉलो कर। चाहिए। ठीक है। अब देखो, यस सर। तो मैं क्लासिफाई अब करूंगा कि कौन कौन सा स्केलर्स में आएगा, कौन कौन सा वेक्टर्स में जाएगा। तो स्केलर्स, वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट अभी मैं नोट करा देता हूँ। फिर आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसे ही बढ़ेगी आप खुद इस चार्ट को भर सकते हैं। मैं बोलता हूँ, आप बताइए किस में डालेंगे, स्केलर में डालेंगे या वेक्टर में डालेंगे, ठीक है? प्रेशर, हम्म। प्रेशर को किस में डालें, स्केलर में या वेक्टर में?
प्रेशर। यस। प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। गुड। प्रेशर इज अ स्केलर। ओके। मास, मास क्या है? स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर। मास वेक्टर है। डेफिनेशन पढ़ो। वेक्टर किसको बोलेंगे? व्हाट इज अ वेक्टर? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो मास के पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड है मास के पास। हाँ। डायरेक्शन है। डायरेक्शन, डायरेक्शन तो है। कैसे? मास के पास डायरेक्शन कहाँ से आया? अच्छा। हाँ। नहीं नहीं। तो मास तो स्केलर स्केलर, हुआ या वेक्टर हुआ? स्केलर। वेलोसिटी। नेगेटिव डायरेक्शन, स्केलर है। फिजिक्स बहुत कमजोर है आपका, दिक्कत होगा। वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी बिना डायरेक्शन के कैसे काम करता है भाई? वेलोसिटी उसका का तो मतलब है डायरेक्शन कि है। किसी डायरेक्शन में है ना, मैग्नीट्यूड है, हाँ। डायरेक्शन है, वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। तो वेलोसिटी वेक्टर में जाता है। ठीक है। यस डिस्टेंस सर। जो है उसको हम स्केलर में कंसिडर करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम लोग वेक्टर में लेते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स वाला जो है उसको अच्छे से कवर करो, बाकी सब गोल हो जाएगा। फिर जैसे फोर्स हो गया, ये वेक्टर है। स्पीड हो गया, ये स्केलर है। वर्क हो गया, ये स्केलर है। टेम्परेचर हो गया, ये स्केलर है। एंगल हो गया, ये भी स्केलर है। डेंसिटी, टाइम, मास हो गया, वॉल्यूम, ये आपका स्केलर्स। समझ में आया? यस सर। वेक्टर्स में ये आपका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, तो ये सारी चीजें वेक्टर्स में आती है। पूरा चार्ट याद रखिएगा, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दिक्कत होगा आगे। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, ये सब समझ में आया? यस सर। अब हम लोग फाइनली एंटर करते हैं वेक्टर्स। तो इस चैप्टर में विल बी स्टडिंग ओनली अबाउट द वेक्टर्स। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वो वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। दिमाग में सेट हुआ ये वेक्टर? हम्म। अब वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? देखो, इसको हम एरो से दिख शो करते हैं। ये वेक्टर है, हम्म। और ये वेक्टर कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ है। यस तो सर। इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो एंड किया होगा। हम्म। तो इसके दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर इसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, हाँ। या फिर इसको हम टेल भी बोल सकते हैं। टेल मतलब समझते हो, पूछ। टेल जानते हो? टेल टेल। पूछ, पूछ। आपको है? पूछ है आपको? पूंछ पूछ। ये मंकी है, सपोज ये हाथी है। हाथी देखे हो? नहीं। हाथी देखे नहीं, कैसा होता है? हाँ देखो।
ऐसे कुछ निकला रहता है पीछे? हाँ। आपको निकला हुआ है ऐसे? नहीं। अरे फंस हाथ जाता चेक है। करो, होगा नहीं तुम्हारा। नहीं। हाँ नहीं हाँ है, होगा। नहीं। ठीक है। ह्यूमंस को टेल नहीं होता, लेकिन ह्यूमंस में टेल बोन होता है। ठीक है। जी सर। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पॉटी करने जाओगे या फिर क्लास के बाद जब नहाने के लिए जाओगे, तो जा करके छू के देखना कि टेल बोन कहाँ है पे। नेट पे सर्च करना कि टेल बोन इन ह्यूमन बॉडी, आपको दिखा देगा टेल बोन कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ से अपने जी स्टार्ट सर। किया, तो इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, या फिर टेल बोलते हैं। समझ में आया? जी सर। फिर ये पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्लोज हो रहा है। फाइनल पॉइंट या हेड। स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, टेल और हेड। इज दिस क्लियर? जी सर। और इसका जो यहाँ से यहाँ तक आप मेजर करते हो ना, ये हम्म। इसका लेंथ ऑफ वेक्टर हो गया। लेंथ ऑफ वेक्टर मतलब इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया या फिर लेंथ हो गया, इतना बात आया समझ में? जी सर। सपोज ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ ओ, और जो टर्मिनल पॉइंट है इसको नाम दे दे रहा हूँ ए। तो इसको लिखें कैसे, हाउ विल राइट इट? इसको हम लिखेंगे पहले ओ, फिर ए, और फिर एरो कहाँ से कहाँ गया है, ओ से ए की तरफ या ए से ओ की तरफ? ओ से ए की तरफ। तो इसका मतलब ऐसे दिखाएंगे ना। हम्म। ठीक है। सपोज ये एम है और ये एन है, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, एन एम वेक्टर या एम एन वेक्टर? एम एन वेक्टर। तो एम एन और ऐसे। क्लियर हुआ? जी सर। सपोज इस ओ ए वेक्टर का मैं नाम दे दे रहा हूँ लेट से आर वेक्टर, तो हम बोल दे रहे हैं लेट से इसको आर वेक्टर। और एन एम वेक्टर, एम एन वेक्टर जो है इसका मैं सपोज नाम दे दे रहा हूँ पी वेक्टर, तो इसको हम ऐसे पी वेक्टर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके। क्लियर है? जी सर। अब इसको, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। या तो आप नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करो, या फिर इस आर को आप मोटा करके लिखो, बोल्ड करके। कभी कभी किताब में ऐसा लिखा हुआ मोटा दिखेगा। या फिर सिंपली सपोज आर लिखो। तो प्रॉपर वे, कुछ कुछ होते हैं ना, इसी को वेक्टर बोलते रहते हैं और स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ यही मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और। तो हम लोग ये कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे, ये भी कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे। यही कन्वेंशन हम लोग पूरे कोर्स में पूरा लाइफ टाइम यूज करेंगे, क्योंकि ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ जो लेटर है वो यूज करना है, उसके माथे पे तीर मारनी है। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक आया बात समझ में? यस। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो सपोज ये आर वेक्टर है, और यदि अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो हम क्या लगाएंगे, हम्म। इसका मॉड लगा देंगे। और मॉड जैसे ही लगाएंगे तो इसके माथे पे जो एरो है ना वो भाग जाएगा, और सिर्फ ये होगा। हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा मैग्नीट्यूड तो हम लोग आते हैं। अभी फिलहाल हम लोग थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हैं। थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है बनाने के लिए एक्स, वाई, जेड। ये क्लियर हुआ? जी सर।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना हम लोग सीख गए। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर ऑफ, तो ये आर लिखना होगा, और यहाँ पे एरो नहीं देना होगा, इसके ऊपर क्या पहना होगा, टोपी। इसको क्या बोलते हैं, पढ़ते क्या है इसको, इसको पढ़ते हैं आर कैप। बोलो, आर कैप। क्या बोलेंगे इसको, आर कैप। आर कैप, या फिर आर हैट, तो नहीं बोल सकते हैं। टोपी है, टोपा पहना है या टोपी पहनी है, पहना है, तो उससे हमको क्या पता है, कुछ भी पहना होगा, माथा पे है ना, तो कैप है या हैट है, तो इसको हम आर कैप। तो आपका मर्जी है, आप आर कैप बोलिए या आर हैट बोलिए। और ये निकालेंगे कैसे, कि सबसे पहले जिसका वेक्टर, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को पहले ऊपर में लिख देना होगा, और उसको डिवाइड कर देना होगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ। तो जैसे ही आप ये करते हो तो क्या मिलेगा आपको, यूनिट वेक्टर। समझ में आया। यस सर। अब देखिए, यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं यूनिट वेक्टर, यूनिट समझ रहे हो ना, एक यूनिट, तो हम एक्स एक्सिस में सपोज हम यूनिट वेक्टर ऐसे ब्लू से दिखा रहे हैं, ये एक यूनिट है। वो आपके लेने पे डिपेंड करता है कि 1 मीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 mm लेना है, उस हिसाब से वो एडजस्ट होता रहेगा। यस सर। ठीक। यूनिट वेक्टर सपोज येलो से दिखा दे रहे हैं, और रेड वेक्टर है, इस पे सपोज हम यूनिट वेक्टर रेड से दिखा दे रहे हैं। यूनिट वेक्टर दिखा आपको फिगर में। यस सर। अब एक्स एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसका नाम दिया गया है, उसको हम यूज करेंगे आई कैप। मतलब ये जो हम्म। छोटा सा ब्लू वाला वेक्टर दिख रहा है आपको, यस सर। उसको क्या बोलेंगे, आई कैप। आई कैप। वाई एक्सिस में जो येलो कलर का जो दिख रहा है ना, उसको हम बोलेंगे जे कैप। जी। और जो जेड एक्सिस में रेड कलर का दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे, के कैप। के कैप। इतना पता है समझ में। यस सर। यूनिट वेक्टर्स, बोलो बोलो बोलो। यूनिट वेक्टर क्या है हेलो। सर? हेलो। हेलो। यूनिट वेक्टर्स दिख रहा है, ब्लू वाला हाँ। जो एरो दिख रहा है, उसको हम आई कैप बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। फिर हाँ। वाई एक्सिस में जो येलो कलर का वेक्टर दिख रहा है, वो जे कैप बोलते हैं। और जो हाँ। जेड एक्सिस में जो रेड कलर का वेक्टर दिख रहा है, उसको के कैप बोलते हैं। तो वो यूनिट वेक्टर हो गया। हम्म। ठीक है। अब यस सर। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज मान लीजिए आप 3 डायमेंशन में हो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए आप यहीं कहीं हवा में लटक रहे हो, या आप हो, जोएल हवा में लटक रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड। तो ये रहा आपका ओरिजिन, और ये रहा आपका एक्स वाई जेड। ठीक है। हम्म। तो अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो हम ओरिजिन से क्या करेंगे, इस पे एरो कनेक्ट करेंगे, यस सर। या सुनो। यस सर। और इस वेक्टर को हम यहाँ, जैसे हम इसको जे पॉइंट बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे यस सर। बताइए कि यहाँ पे हम ओजे वेक्टर को क्या लिखेंगे। हम ओजे वेक्टर को लिखेंगे कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ना, हम्म। एक्स वाई जेड, एक्स हाँ। लिखो, और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई। आई, तो हम आई इसको कैप। लिख देंगे एक्स आई कैप। क्लियर। यस सर। फिर प्लस देंगे, और फिर यहाँ वाई लिखेंगे, और वाई। वाई एक्सिस हाँ। में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप। जे कैप। फिर प्लस जेड लिखेंगे, और जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के कैप। के कैप। के कैप। तो ये हमने लिखा। समझ में आई है। यस सर। तो ये जो ओजे वेक्टर है, इसको क्या बोलेंगे, विल कॉल दिस एज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन। इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उसको उसका पोजीशन वेक्टर्स बताइए। सपोज ये ओरिजिन है, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट 2 3 4, इस 3 -4 -9, सपोज इधर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं एम, लेट्स से 3 0 9, ऐसे करके। तो आप मुझे बताओ, ओजे वेक्टर क्या होगा। टू आई कैप 2 आई कैप। प्लस थ्री जे कैप यस।
प्लस 4k कैप। वेरी गुड। ओ एम वेक्टर ओके। बताइए। ओ एम 3i 3i कैप प्लस 9k कैप। ठीक है। ओके सर। हम्म, फिर ओके वेक्टर बताइए। -3i कैप -4j कैप -9k कैप। वेरी गुड। वेक्टर, तो ये सब वेक्टर्स जो आपने बनाया है, ओजे हम्म, वेक्टर, ओ एम वेक्टर, ओके वेक्टर, इस वेक्टर्स को क्या बोला जाता है? ये सब कौन से वेक्टर्स हैं? आप इस कोऑर्डिनेट्स यूनिट का वेक्टर। पोजीशन बता रहे हो ना, हाँ। तो क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर्स हैं। हाँ, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है। अब एक यस सर। आखिरी चीज देख लो कि हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सपोज अगर आपके पास में आर वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मतलब ये ऊपर से एरो भगाना है। हम्म, तो आर इज इक्वल टू, हमको क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर का मॉड लेना पड़ेगा। और इसका मतलब होता है कि रूट अंडर हमको करना पड़ेगा, आई के साथ में जो लिखा हुआ है ना, हम्म, उसको लिखो और स्क्वायर कर दो। जे के साथ में जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसको, उसका स्क्वायर कर दो। के साथ में जो कुछ भी है, तो उसको लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, तो ये मैग्नीट्यूड हाँ। निकल जाएगा। समझ यस में सर। आया? कैलकुलेटर है आपके पास? यस सर। वेरी गुड। अब मेरे को मॉड ऑफ ओजे वेक्टर निकाल के बताओ, रूट कितना है? और जे वेक्टर में। अच्छा, 25। सॉरी सॉरी। 29। √29। ठीक। मॉड ऑफ ओए वेक्टर बताइए। 30। सॉरी सॉरी, √19। कैसे? 3 का स्क्वायर 9 है। हाँ। और 9 का स्क्वायर 81। हाँ। 81 प्लस 9। रूट 90। 90। हाँ। मॉड ऑफ ओके वेक्टर। 106 या 96। 3 का स्क्वायर 9, 106। 16 और 81, 96। चेक करो। 9 प्लस 16 प्लस 81। 81 प्लस 81 प्लस 9 80 है, सॉरी 90 है। फिर 16 है। हम्म। सो 106। श्योर? यस सर। ठीक है। अच्छा, ओजे वेक्टर निकल गया। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं ओजे कैप बताइए, तो आप क्या बताओ? व्हाट इज ओजे कैप? ओजे के और थोड़ा यूनिट रुकिएगा, वेक्टर मैं का बोलता हूँ। डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं।
हाँ, आर के इसका वेक्टर प्लस वेक्टर का मोड, ओजे प्लस नहीं है, ओजे बाय बताना है। है भाई। हाँ, ओजे कैप बताना। ओजे वेक्टर से डिवाइड कर दोगे ना वो मॉड ऑफ ओजे वेक्टर। यस सर। क्या में आएगा? 2/√29 हाँ, आई कैप होगा। यस सर। थ्री जे थ्री कैप, बाई रूट ट्वेंटी थ्री नाइन बाई जे कैप, जे कैप, फोर बाई और रूट फोर बाई ट्वेंटी रूट नाइन के जे कैप। कैप। क्लियर हुआ? यस सर। ओ एम कैप बताइए। ओ एम माइनस थ्री ओ बाई एम कैप माइनस कहाँ से है? ओ थ्री, थ्री थ्री बाई 90, √90 आई कैप। रूट जीरो तो 90 गायब हो जाएगा, जीरो छोड़ दो। 9 बाय। बाई रूट 90 के कैप। गुड। ओके कैप बताइए। ओके कैप माइनस थ्री बाई रूट 106 आई कैप, माइनस फोर रूट अंडर 106 के जे कैप, माइनस 9 रूट अंडर 106 के कैप। समझ में आया? यस सर। तो आपने पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा, उसका उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के टर्म्स में वो सीखा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, और फिर यूनिट वेक्टर निकालना सीखा। यस सर। ठीक, बहुत सीख ली। सी यू टुमारो। बाय। ओके सर।